Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of oligopoly, its meaning and assumptions. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अल्पाधिकार क्या होता है और अल्पाधिकार जो है उसके जो है मान्यताएं क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अल्पाधिकार का अर्थ जानते हैं। अल्पाधिकार जो होता है वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक रूप होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसके अंदर एक तो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, दूसरा उसके अंदर जो अल्पाधिकार होता है और तीसरा इसके अंदर द्वैधाधिकार होता है। तो द्वैधाधिकार वह पूर्ण जो बाजार प्रणाली होती है जिसके अंदर केवल दो ही उत्पादक होते हैं। तो अल्पाधिकार जो होता है वो द्वैधाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच की स्थिति होती है, यानी इसके अंदर जो दो से तो ज़्यादा उत्पादक होंगे, लेकिन जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर बहुत सारे उत्पादक होते हैं उतने उत्पादक नहीं होते बल्कि उससे कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो अल्पाधिकार है ये भी अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक जो स्वरूप है। अल्पाधिकार जो होता है इसको इंग्लिश के अंदर ओलिगोपोली कहते हैं। अब ये जो ओलिगोपोली शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओलिगोई और पोली से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर ये जो ओलिगोई है यहाँ पर आई है और ओलिगोई जो है इसका अर्थ होता है कुछ और पोली का अर्थ होता है नियंत्रण। तो इस प्रकार से अगर आप इसी के हिसाब से अगर इसका अर्थ लेते हैं तो अल्पाधिकार जो होता है वो एक ऐसी बाजार प्रणाली होती है जिसके अंदर किसी भी वस्तु के जो केवल कुछ ही विक्रेता होते हैं, यानी विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो थोड़ी होती है और ये जो विक्रेता होते हैं इनकी संख्या 2 से अधिक और 10 तक हो सकती है। तो इस प्रकार से ये संख्या जो वो थोड़ी है। अगर केवल 2 ही है तो उसका आप द्वैधाधिकार बोलेंगे और अगर 15, 20, 25, 30 है तो उसके अंदर जो एकाधिकार प्रतियोगिता बन जाती है। तो ये जो दोनों के बीच की स्थिति है जिसमें 2 से लेकर के 10 तक जो वो विक्रेता या उत्पादक होते हैं और ये जो उत्पादक होते हैं ये समरूप वस्तु का भी उत्पादन कर सकते हैं और इनके अंदर जो वस्तु भेद भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार प्रणाली होती है जिसके अंदर किसी समरूप या विभेदात्मक वस्तु के केवल जो वो थोड़े से उत्पादक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम पेट्रोलियम विक्रेताओं की बात करते हैं तो उसके अंदर एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस है, इंडियन ऑयल है और एसर है। तो इस प्रकार से ये जो केवल कुछ ही विक्रेता है तो ये जो है एक एग्जाम्पल है अपने अल्पाधिकार का। इसी प्रकार से अगर आप एयरलाइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो बहुत थोड़ी कंपनियां हैं तो ये भी जो है अल्पाधिकार का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर आप जो ये सेल्युलर जो सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनियां नहीं जो मोबाइल सेवाएं दे रही है जैसे बीएसएनएल है या वोडाफोन आइडिया है या एयरटेल है या रिलायंस है, तो इस प्रकार से ये भी थोड़ी सी कंपनियां ही हैं। तो ये भी जो है एक अल्पाधिकार का एग्जाम्पल है। तो ये जो अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था होती है इसके अंदर जो उत्पादक होते हैं उन उत्पादकों में काफ़ी ज़्यादा निर्भरता पाई जाती है। अब निर्भरता का मतलब क्या है कि भी एक जो विक्रेता है वो जो पॉलिसी अपनाता है दूसरे विक्रेता को जो है उस पॉलिसी का जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो उत्पादक होते हैं ये जो है अपने जो कीमत नीति है उसको लेकर के जो है दूसरे उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि एक जो उत्पादक की जो कीमत नीति होती है वो दूसरे उत्पादक की बिक्री और लाभ को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि भी पहले ये सारी कंपनियां जो थी वो जो है 90 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बेच रही थी। अब जो रिलायंस है उसने जो है ये जो है वो तेल कर दिया 88 रुपये लीटर। अब इसकी वजह से एसआर जो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, इंडियन ऑयल है उसकी बिक्री कम हो जाएगी, एचपी है उसकी बिक्री है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो बाकी कंपनियां हैं ये भी जो है रिलायंस के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो एसआर के जो डिसीजन है वो आईओ को भी प्रभावित करेंगे, रिलायंस को भी प्रभावित करेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो अल्पाधिकार होता है इसके अंदर जो विक्रेता है वो कम होने की वजह से ये जो एक विक्रेता होता है या एक उत्पादक होता है उसकी जो कीमत की नीति होती है उसका प्रभाव जो है दूसरों की बिक्री और लाभ के ऊपर पड़ता है। इसलिए एक उत्पादक जो है अपनी नीति जो अपनाता है वो अपने प्रतियोगियों की कीमत नीति को ध्यान में रख करके बनाता है और कई बार जो होता है इनके अंदर आपस में जो है संघर्ष भी चलता है कीमत को लेकर के कि एक कीमत कम कर रहा है दूसरा भी कम कर देता है। इस प्रकार से इनमें प्राइस वार चलता है।
लेकिन कई बार ये जो समझदारी दिखाते हैं और आपस में समझौता कर लेते हैं, और जब आपस में समझौता कर लेते हैं तो फिर इन सभी को जो है प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि संघर्ष के दौरान सभी कीमतों को कम करते हैं आपस में कंपटीशन करने के लिए, तो उनको ही नुकसान होता है। अगर इनमें आपस में जो कोई समझौता हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट भी इनको खुद को मिलता है। अब आगे आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैन्सफील्ड के अनुसार अल्पाधिकार बाजार का वह ढांचा है जिसमें थोड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं और उनमें काफ़ी मात्रा में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। इसी प्रकार डुल्ली के अनुसार अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तु की बिक्री करते हैं। इसके अंतर्गत इतने कम विक्रेता होते हैं कि वे परस्पर निर्भरता को पहचानते हैं, कि उसको पता है कि भी एक जो विक्रेता है उसकी कीमत नीति जो है मुझे प्रभावित करेगी, इसलिए ये जो है अपनी कीमत अपनी जो नीति होती है उस नीति को बनाते समय दूसरों की रणनीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अल्पाधिकार होता है, अल्पाधिकार की ये जो परिभाषाएं दे रखी है, इन परिभाषाओं से ये सिद्ध होता है कि अल्पाधिकार के अंदर जो वो विक्रेताओं की संख्या जो कम होती है, और दूसरा अल्पाधिकार के अंदर जो वो आपस में इनके अंदर जो वो निर्भरता पाई जाती है। अब अल्पाधिकार जो होता है उसके आप प्रकार करते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी अजम्पशन या जो विशेषताएं है वो करेंगे। तो पहले अगर देखते हैं तो अल्पाधिकार जो है शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार या अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार, और दूसरा जो इसका प्रकार है अल्पाधिकार का वो है खुला या बंद अल्पाधिकार, और तीसरा जो इसका प्रकार है आंशिक या पूर्ण अल्पाधिकार, और चौथा इसका गठबंधन या गैर गठबंधन अल्पाधिकार। तो कई बार जो है 2 नंबर में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 4 नंबर के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम जो है इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ में। पहला है शुद्ध या अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार। तो अगर ये आता है कि पूर्ण अल्पाधिकार क्या है और शुद्ध अल्पाधिकार क्या है, तो दोनों का मीनिंग एक है। अपूर्ण और अशुद्ध अल्पाधिकार है उसका जो वो मीनिंग है वो एक ही है। तो पहले आप जो पूर्ण अल्पाधिकार करते हैं, पूर्ण अल्पाधिकार के अंदर जो सभी अल्पाधिकारी होते हैं, मान लीजिए कि 4 फर्में हैं, सभी की सभी फर्में जो होती है समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, यानी जितने भी अल्पाधिकारी होते हैं किसी भी अल्पाधिकारी की वस्तुओं के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस या जो अंतर नहीं पाया जाता। सभी अल्पाधिकारियों की वस्तु जो होती है वो होमोजीनियस या समरूप होती है। तो जब हमने पूर्ण अल्पाधिकार या शुद्ध अल्पाधिकार कर लिया, तो आप अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट कि शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार के अंदर वस्तु समरूप होती है, लेकिन अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार जो होता है, अल्पाधिकार का एक ऐसा रूप होता है जिसके अंदर जो है वस्तु विभेद पाया जाता है। यानी अल्पाधिकारी जो होते हैं वो स्थानापर वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, यानी एक की जो वस्तु होती है वो दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग होती है। तो उस अवस्था के अंदर जो है ये जो है अल्पाधिकार जो होता है वो अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है खुला या बंद अल्पाधिकार। देखिए खुला या जो बंद अल्पाधिकार जैसे ओपन या क्लोज्ड है, तो ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी ये बर्तन है, ये ऊपर से ओपन है। ओपन होने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई चीज़ आ भी सकती है और इससे बाहर भी जा सकती है। और अगर आप ये बर्तन लेते हैं, ये बर्तन जो ऊपर से बंद है, इसका मतलब इसके अंदर जो सामान है उस सामान में ना तो वृद्धि हो सकती है और ना उसमें कमी हो सकती है। तो खुला अल्पाधिकार जो होता है वह अल्पाधिकार का रूप है जिसके अंदर बाजार के अंदर जो वो नई फर्में आ भी सकती है और बाजार से जो है नई फर्में जा भी सकती है, लेकिन फिर भी अल्पाधिकार के अंदर जो फर्मों की जो संख्या होती है वो संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं होती। उसके पीछे जो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनको आप आगे डिस्कस करेंगे। तो खुला अल्पाधिकार जिसके अंदर फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर और फर्मों को बाजार को छोड़ करके जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके विपरीत जो क्लोज्ड या बंद अल्पाधिकार है उसके अंदर बाजार के अंदर या उद्योग के अंदर नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती और जो पुरानी वाली फर्में है वो छोड़ करके जाना नहीं चाहेंगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिबंध होते हैं, कई बार ये जो कानून बना दिए जाते हैं, कई बार ये प्रतिबंध जो है पेटेंट की वजह से होते हैं, कई बार जो कच्चा माल होता है उस कच्चे माल के ऊपर कुछ ही कंपनियों का अधिकार होता है जिसकी वजह से दूसरों को वो माल नहीं देते और वो दूसरे जो है उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन होते हैं।
तो खुला अल्पाधिकार जिसमें फर्में जो है स्वतंत्र होती है प्रवेश के लिए और छोड़ने के लिए, बंद अल्पाधिकार जिसके अंदर नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आंशिक या पूर्ण अल्पाधिकार। देखिए आंशिक जो अल्पाधिकार होता है जिसके अंदर एक तो बड़ी कंपनी होती है, बाकी जो है इसके पीछे पीछे छोटी कंपनियां होती है। तो ये जो कंपनी है इसको जो है लीडर कंपनी कहा जाता है, और ये जो सिस्टम होता है इसको प्राइस लीडरशिप बोलते हैं। प्राइस लीडरशिप का मतलब है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे बड़ी फर्म है या जो सबसे अनुभवी फर्म है, वो फर्म जो है कीमत निर्धारित करती है, और बाकी जो कंपनियां होती है उन सभी कंपनियों को जो उसी की नीति को फॉलो करना पड़ता है। तो इस अवस्था के अंदर जो आंशिक अल्पाधिकार पाया जाता है जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी होती है वो एक नेता का रूप अदा करती है, वो जो डिसीजन लेती है वही डिसीजन लागू होता है, और बाकी जो फर्में होती है वो उसी के निर्णय को फॉलो करती है। इसके विपरीत जो पूर्ण अल्पाधिकार होता है उस अल्पाधिकार के अंदर प्रत्येक जो फर्म होती है वो अपने अपने हिसाब से कीमतों का निर्धारण करती है। ऐसे में कोई भी प्रधान फर्म, मुख्य फर्म या लीडर फर्म नहीं होती। नेक्स्ट है गठबंधन या गैर गठबंधन, कोलिसिव और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है कि ये सपोज कि हम जो है 4 फर्में हैं, अब ये जो फर्में हैं चारों मिलकर के आपस में समझौता कर लेती है कि हम जो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे बल्कि हम जो है एक साझा जो है कीमत निर्धारित करेंगे, एक ऐसी कीमत निर्धारित करेंगे जिससे सभी को लाभ होता है कि ग्राहकों को जो है ज़्यादा बेनिफिट ना मिल पाए। अगर ये आपस में कंपटीशन करते हैं तो प्रत्येक फर्म जो होती है वो ग्राहकों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए आपस में कीमतों को लेकर के जो है कंपटीशन करेंगी, तो कीमतें कम होगी जिसका बेनिफिट ग्राहकों को मिलेगा। तो ये जो फर्में होती है जब आपस में समझौता कर लेती है तो ऐसे में जो है साझी कीमत नीति बनाती है, साझी उत्पादन की नीति बनाती है, तो उस अवस्था के अंदर जो वो गठबंधन अल्पाधिकार पाया जाता है। तो गठबंधन अल्पाधिकार के अंदर फर्में जो होती है वो एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती बल्कि एक दूसरे का सहयोग करती है। इसके विपरीत जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली यानी गैर गठबंधन अल्पाधिकार होता है, इसके अंदर फर्मों के अंदर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता और प्रत्येक फर्म जो होती है अपनी स्वतंत्र नीति अपनाती है कि कीमत निर्धारित करनी है तो दूसरों के साथ में कोई बातचीत नहीं करती कि हम क्या कीमत निर्धारित करें, दूसरों के साथ में जो है वो कंपटीशन करती है। तो ऐसे में गैर गठबंधन प्रतियोगिता जो होती है उसके अंदर फर्मों को कई बार नुकसान भी होता है, क्योंकि आपस में जब प्राइस वार चलता है, कीमतों को लेकर के प्रतियोगिता होती है, तो प्रत्येक फर्म जो है अपनी कीमत को कम करती चली जाती है जिसका नुकसान फर्मों को ही उठाना पड़ता है। तो गठबंधन के अंदर अंतर्गत जो होती है कई बार फर्में जो होती है एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगती है, क्योंकि अब उनमें आपस में कंपटीशन नहीं रह जाता। आगे है अल्पाधिकार की विशेषताएं या मान्यताएं। तो ये जो ओलिगोपोली बाजार सिस्टम है इसके अंदर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है कि भी कम विक्रेता, जैसा कि हमने जो इसकी डेफिनेशन में भी देखा था, इसके अर्थ के अंदर भी हमने देखा था कि इसके अंदर जो विक्रेता होते हैं, विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो कम होती है, और ये विक्रेता जो होते हैं उनकी संख्या जो है 2 से लेकर के 10 तक हो सकती है। तो इस प्रकार से ओलिगोपोली या एकाधिकारी जो बाजार होता है उसके अंदर जो है फर्मों की संख्या काफ़ी कम होती है, और ये जो फर्म होती है ये 2 से लेकर के 10 तक होती है। नेक्स्ट अधिक क्रेता, ये जो ओलिगोपोली होती है इसमें क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो ये जो इसकी दूसरी विशेषता है कि अल्पाधिकार बाजार होते हैं उसके अंदर जो वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती है अल्पाधिकारियों के द्वारा, उनके अंदर जो है उनको खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है समरूप या वस्तु विभेद। देखिए अल्पाधिकार के जो है 2 रूप है, एक तो पूर्ण अल्पाधिकार जिसको आप शुद्ध अल्पाधिकार भी कहते हैं, और दूसरा अपूर्ण अल्पाधिकार जिसको आप अशुद्ध अल्पाधिकार भी कहते हैं। तो अल्पाधिकार जो होता है उसके अंदर जो वस्तु समरूप भी हो सकती है और वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर जो पूर्ण अल्पाधिकार है तो उस अवस्था के अंदर सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप होंगी, और अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अपूर्ण अल्पाधिकार है तो उस अवस्था के अंदर जो है वस्तु विभेद पाया जाता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वस्तु समरूप ही होगी, वो वस्तु विभेद भी हो सकता है, या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वस्तु विभेद ही होगा,
वस्तुएं समरूप भी हो सकती है, लेकिन मेन बात यह है कि भी जो विक्रेता है उनकी संख्या कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है परस्पर निर्भरता। ये जो फर्में होती है, इन फर्मों के अंदर जो आपस में निर्भरता पाई जाती है। अब इनमें जो निर्भरता पाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि एक बार आप उसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता को देखते हैं। अगर आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक फर्म जो होती है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर ही सामान बेचती है और जितना चाहे उतना सामान बेच सकती है। तो ऐसे में एक फर्म जो होती है वो कितना उत्पादन कर रही है, कितनी बिक्री कर रही है, उसका जो दूसरी फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप करते हैं बात एकाधिकार की, तो एकाधिकार के अंदर अकेला ही होता है तो उसके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार बाजार होता है, उसके अंदर प्रत्येक फर्म जो होती है अपना स्वतंत्र निर्णय लेती है। लेकिन ये जो अल्पाधिकार होता है, इसके अंदर एक फर्म की जो कीमत है वो जो है दूसरी फर्मों के लाभ को प्रभावित करती है, दूसरी फर्मों की जो कीमत उसको भी प्रभावित करती है। मान लीजिए ए, बी और सी 3 फर्में हैं। ए ने कीमत कम कर दी। अब जब ए ने कीमत कम की तो बी वाले ग्राहक भी ए के पास आने शुरू हो जाएंगे और सी वाले ग्राहक भी ए के पास आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में ना तो बी जो है कीमत को ऊंची रख सकता है और ना ही जो है सी कीमत को ऊंची रख सकता है। अब उनकी मजबूरी है कि अगर ए ने कीमत कम कर दी तो बी और सी है उसको भी कीमत कम करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा अगर आप एग्जाम्पल है तो शुरू के अंदर जो रिलायंस आई थी, रिलायंस ने जो है काफ़ी सस्ता पैकेज देना शुरू किया था, जो अपने इंटरनेट का था और जो टॉक टाइम का था। तो उसके बाद बाकी जो कंपनियां थी उनको भी जो है अपनी कीमत को चेंज करना पड़ा, उनको भी वही नीति अपनानी पड़ी। तो इस प्रकार से एक फर्म जो होती है वो जो भी निर्णय लेती है उसके निर्णय स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उसके जो निर्णय होते हैं वो दूसरी फर्मों के निर्णयों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये ओलिगोपोली होती है, ओलिगोपोली के अंदर जो है एक फर्म के जो निर्णय होते हैं वो दूसरी फर्मों के निर्णयों को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फर्मों के आकार में भिन्नता। फर्मों की संख्या तो देखिए लगभग सर्टेन सी है कि भाई फर्मों की संख्या जो कम होगी, लेकिन सभी फर्मों का जो आकार है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि भी प्रत्येक फर्मों का आकार जो वो एक जैसा हो। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो जो छोटी गाड़ियां हैं उसके अंदर लगभग मोर देन 80% जो मार्केट है वो मारुति के पास में है। इसी प्रकार से अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं जैसे ट्रक है या बसेज वगैरह है, तो जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो ज़्यादा मार्केट है वो टाटा मोटर्स की है। तो इस प्रकार से जो फर्में जो होती है, इन फर्मों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। इन फर्मों का आकार एक समान नहीं होता। कोई फर्म बड़ी हो सकती है, कोई फर्म छोटी हो सकती है। नेक्स्ट है कीमत दृढ़ता। कि ये जो मान लीजिए कि भी ये कीमत निर्धारित हो गई ओपी, तो इस अवस्था के अंदर ये जो ओपी कीमत निर्धारित होती है, कीमत दृढ़ रहेगी, इस कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। सोचिए ऐसा क्यों? मान लीजिए कि भी ए, बी और सी है, यहाँ पर तीनों की जो कीमत है वो ये है। अब मान लीजिए कि भी इसने जो कीमत बढ़ाई, ए ने ए कीमत बढ़ाता है, तो जैसे ए कीमत बढ़ाता है तो ए की जो मांग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, उसके ग्राहक टूट जाएंगे, क्योंकि जब ए ने कीमत बढ़ाई तो बी और सी उसकी कीमत नीति को फॉलो नहीं करते कि ना तो बी कीमत बढ़ाता है और ना ही सी कीमत बढ़ाता है। अब दूसरी अवस्था क्या हो सकती है कि भी कीमत इससे कम हो सकती है, लेकिन जब कीमत इससे कम करता है ए की जो कीमत चल रही है, अगर उसने कीमत कम कर दी तो बी भी कीमत को कम कर देगा, सी भी कीमत को कम कर देगा, तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसने कीमत इसलिए कम की थी कि बी वाले ग्राहक उसके पास में आ जाए, सी वाले ग्राहक उसके पास में आ जाए। लेकिन जब बी ने भी कीमत कम कर दी तो बी वाले ग्राहक उसके पास नहीं आएंगे, सी ने भी साथ में कीमत कम कर दी तो सी वाले ग्राहक भी इसके पास में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जब एक फर्म कीमत को बढ़ाती है तो बाकी फर्में कीमत को नहीं बढ़ाती, तो ऐसे में इसके पास में जो ग्राहक है वो टूट करके दूसरों के पास चले जाएंगे, ये कीमत नहीं बढ़ा सकता। और जब ये कीमत कम करता है कोई भी एक फर्म, तो बाकी फर्में जो होती है वो भी कीमत को कम कर देती है, तो उस अवस्था के अंदर भी इसको कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको फायदा इसी में है कि जो कीमत एक बार निर्धारित हो गई है उसी कीमत के ऊपर जो सामान बेचा जाए। तो इस प्रकार से कीमत दृढ़ता जो होती है वो प्राइस रिजिडिटी जो है वो ओलिगोपोली जो मार्केट है उसकी जो एक प्रमुख विशेषता है।
नेक्स्ट है विज्ञापन। अल्पाधिकार के अंदर मांग की जो लोच होती है वो आड़ी लोच होती है। आड़ी लोच का मतलब क्या है कि एक जो उत्पादक है उसकी जो वस्तु की कीमत है वो दूसरे उत्पादक की मांग को प्रभावित करती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर दूसरा कीमत जो दृढ़ता पाई जाती है उसके कारण जो है एक उत्पादक जो है कीमत में परिवर्तन करके अपनी बिक्री नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि पता है कि अगर मैंने कीमत बढ़ा दी तो क्योंकि मांग की आड़ी लोच है तो दूसरों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे ग्राहक टूट करके उसके पास में चले जाएंगे। दूसरा कीमत दृढ़ता पाई जाती है कि वो हमने पीछे डिस्कस किया कि ना तो एक उत्पादक ज़्यादा कीमत कर सकता है और ना कीमत कम करने का उसको कोई फ़ायदा है, तो फिर भी वो अपनी बिक्री तो बढ़ाना चाहता ही है। अब उसके पास में फिर बिक्री बढ़ाने का केवल एक ही तरीका बचता है कि एडवर्टाइजमेंट किया जाए। इसलिए ओलिगोपोली के अंदर आपस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक जो उत्पादक होता है वो ग्राहकों को अपनी तरफ के लिए अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है। इसलिए अल्पाधिकार के अंदर जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर विज्ञापन पर व्यय करना पड़ता है। आप देख लीजिएगा कि आप न्यूज़पेपर उठाइएगा, न्यूज़पेपर के अंदर आपको जो है गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो वो क्यों एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनके पास में आए। आप टीवी के ऊपर देखोगे तो गाड़ियों की आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, या जो ये सेलुलर फ़ोन कंपनियां हैं जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि भी आपस में कड़ा कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन के अंदर प्रत्येक को विज्ञापन करना ही करना पड़ता है, और जो विज्ञापन नहीं करता उसके पास ग्राहक भी नहीं बचते। जैसा कि बामोल ने बताया है कि अल्पाधिकार में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, वह जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो फर्म अपने प्रतियोगियों के समान विज्ञापन नहीं करती उसके ग्राहक प्रतियोगी उत्पादकों के पास चले जाते हैं, यानी वो फर्म मर गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया जब उसने विज्ञापन बंद कर दिया, क्योंकि उसके ग्राहक टूट करके दूसरों के पास चले जाते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक फर्म की ये मजबूरी होती है कि वो विज्ञापन करे ही करे। नेक्स्ट है एकाधिकारी तत्व। जो अल्पाधिकार जो होता है, अपूर्ण अल्पाधिकार, जिसके अंदर वस्तु विभेद पाया जाता है, वहां पर कुछ हद तक एकाधिकारी तत्व भी मौजूद रहता है, क्योंकि वस्तु विभेद के अंदर ए, बी और सी उत्पादक है, सभी की वस्तुएं अलग अलग है, किसी की भी वस्तु जो आपस में समरूप नहीं है। तो ऐसे में जो है इसके अंदर कुछ एकाधिकार का तत्व भी मौजूद होता है। और जब ग्राहक किसी एक विशेष ब्रांड को पसंद करने लग जाते हैं तब उस उत्पादक को एकाधिकार की स्थिति लगने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि भी सबसे ज़्यादा ग्राहक उसी के पास है। तो ऐसे में वो जो है एकाधिकारी व्यवहार करने लगता है, जैसा कि रिलायंस ने महसूस किया था। रिलायंस शुरू के अंदर जो है 333 का जो प्लान लेकर के आई थी वो जो दूसरों के मुकाबले काफ़ी कम था। तो ऐसे में अचानक जो रिलायंस के जो ग्राहक थे उसमें जो बहुत ज़्यादा जो है अपस्विंग हुआ, बहुत ज़्यादा उसके ग्राहक बढ़ गए। तो उसको लगा कि भी उसके जो है मार्केट के अंदर मोनोपोली है। तो ऐसे में धीरे धीरे उसने जो है मोनोपोली व्यवहार करना शुरू कर दिया और कीमतें जो है अपनी मनमर्जी से बढ़ानी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से जब एक एकाधिकारी, एक जो प्रोड्यूसर होता है ओलिगोपोली में, अगर उसका ब्रांड जो है वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है तो बाद में वो जो है एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राहक उसी के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार यदि फर्मों के अंदर समझौता हो जाता है कि ए, बी और सी है, तीनों मिलकर के आपस में समझौता कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर के जो है एक जैसा व्यवहार करने लगेंगे, तो भी वो जो है एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है तीव्र प्रतियोगिता। ये जो अल्पाधिकार बाजार होता है, अल्पाधिकार बाजार के अंदर जो विक्रेता होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मान लीजिए कि भी 4 ही विक्रेता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है प्रत्येक विक्रेता जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ जोड़ना चाहता है, इसलिए इनके अंदर जो काफ़ी अधिक मात्रा में कंपटीशन पाया जाता है। और इसके अंदर किसी भी एक फर्म द्वारा लिया गया निर्णय जो होता है वो दूसरी फर्मों को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में एक एकाधिकारी जो होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि भी उसके जो प्रतियोगी हैं वो किस प्रकार की नीति अपना रहे हैं। जिस प्रकार की नीति वो अपनाते हैं उसी के अनुसार वो जो है अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में जो होता है इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन पाया जाता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता। ये जो एकाधिकारी अल्पाधिकारी बाजार होता है तो अल्पाधिकार के अंदर अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि भी
एक जो फर्म होती है उसके निर्णयों के बारे में जो दूसरी फर्म को सही अनुमान नहीं होता कि वो किस प्रकार से जो परिवर्तन करेगी। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी है। ए ने कीमत बढ़ा दी। अब ए को इस बात की श्योरिटी नहीं है कि बी भी कीमत बढ़ाएगी, सी भी कीमत बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। हो सकता है बी भी कीमत बढ़ा दे और सी भी कीमत बढ़ा दे, हो सकता है कि बी ये कीमत को ना बढ़ाए। तो इस अवस्था के अंदर जो होता है सबसे ज्यादा जो अनिश्चितता पाई जाती है कि एक फर्म जो है किस प्रकार का व्यवहार करेगी, उस के बारे में जो अनुमान लगाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है गैर लाभ उद्देश्य। ये जो अल्पाधिकार होता है इसमें फर्म का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, कि प्रत्येक फर्म जो होती है हमेशा ये प्रयास नहीं करती कि भी उसको अधिकतम लाभ हो। उसके और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे बिक्री को अधिकतम करना, कि इसमें प्रत्येक फर्म जो ये चाहती है कि उसके पास ग्राहक ज्यादा से ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहती है, इसलिए वो कम कीमत भी ले सकती है, और हो सकता है कि भी वो इतनी कम कीमत ले कि भी उसको उतना लाभ ही ना हो। जोखिम को न्यूनतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना, सुरक्षा अधिकतम करना। सुरक्षा का मतलब कि एक फर्म को इस बात का डर ना रहे कि भी दूसरी फर्में जो है आकर के जो है उसको बर्बाद कर सकती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक फर्म जो अपना डिसीजन लेती है वो केवल लाभ को ध्यान में रख करके नहीं लेती, बल्कि वो जो है अन्य बहुत सारे उद्देश्य जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनको ध्यान में रख करके लेती है। जब फर्म लाभ को अधिकतम करना चाहती है तो उस अवस्था के अंदर जो फर्म है उसका संतुलन निकाला जा सकता है, क्योंकि लाभ अधिकतम कहाँ पर होगा, जहाँ पर MR = MC होगा। इनके द्वारा संतुलन अपन निर्धारित करेंगे, और जब कीमत जो होगी वो AC से अधिक होगी तो उस अवस्था के अंदर फर्म जो वो लाभ प्राप्त कर रही है, तो ऐसे में अपन संतुलन निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक फर्म जो है अपने लाभ को अधिकतम नहीं करना चाहती तो उस अवस्था के अंदर जो फर्म के संतुलन का निर्धारण करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। अल्पाधिकार के अंदर हमने देखा था कि भी खुला अल्पाधिकार भी होता है, फर्में प्रवेश भी कर सकती है, और बंद अल्पाधिकार भी होता है। अगर खुला अल्पाधिकार है तो भी उसके अंदर जो कई प्रकार की बाधाएं हो सकती है, यानी फर्मों को कह दिया कि आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन फिर भी नई फर्में जो है बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। तो उस अवस्था के अंदर जो बाधाएं होती है वो एक तो पैमाने की बचत। पैमाने की बचत का मतलब होता है कि भी एक फर्म को लाभ तभी होता है जब वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 10,000 वस्तुओं की मांग है। अब एक फर्म को लाभ तभी होगा जब अकेली फर्म 7,000 वस्तुओं का उत्पादन करेगी। तो 7,000 वस्तुओं का उत्पादन करने का मतलब है कि दूसरी फर्म के लिए केवल 3,000 वस्तु बची है नई फर्म के लिए, और अगर वो फर्म 3,000 वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है तो उसको लाभ नहीं होता, क्योंकि कम पैमाने पर प्रोडक्शन करने से लॉस होता है। तो इस प्रकार से कई बार जो पैमाने की बचत होती है जिसमें बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने पर लाभ होता है, उसके कारण जो फर्में होती है बाजार में प्रवेश नहीं करती। कई बार पेटेंट्स करवा लेते हैं तो पेटेंट्स कॉपीराइट होता है, उसकी वजह से जो होता है नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। पुरानी फर्मों को प्राप्त निरपेक्ष लागत लाभ, कि जो पुरानी फर्में जो होती है उनको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एक तो उनकी बाजार के अंदर मार्केट होती है, दूसरा उनके पास में जो है वो अच्छी तकनीक होती है, वो एक अनुभवी फर्म होती है। तो ऐसे में उनको जो लाभ होता है दूसरी फर्मों को वो लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसे में दूसरी फर्में जो होती है बाजार में प्रवेश नहीं करती। कच्चे माल पर नियंत्रण। कई बार जो होता है कच्चा माल जिसका उत्पादन में प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर कुछ ही फर्मों का अधिकार होता है, और वो फर्में उस कच्चे माल को दूसरी फर्मों को नहीं देती, जिस वजह से दूसरी फर्में अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से जो होता है नई फर्में होती है उनके ऊपर जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्में आसानी से बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। अब हम आत्म मूल्यांकन का जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने जो ये टॉपिक किया है वो टॉपिक जो कितना कुछ आपको समझ में आया है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते। अगर आप आत्म मंथन करते हो और आपको इन प्रश्नों के जवाब आते, इसका मतलब ये जो टॉपिक आपको क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला, अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार कौन कौन से प्रकार का होता है? अल्पाधिकार में फर्मों में जो परस्पर निर्भरता क्यों पाई जाती है? और कीमत दृढ़ता का क्या अर्थ है? कीमत दृढ़ता क्यों पाई जाती है? तो इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।